ओके, सो वेलकम टू T3 सेशन और वार्म अप प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम एक क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सर्च फंक्शनैलिटीज़ के साथ ASP MVC के अंदर। और इस सेशन को करवाने का पर्पस सबसे पहले तो ये है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन होती है जब आप कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं या किसी भी जगह पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या आपको टास्क दिया जाता है, तो इसकी जब आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको कोड को परफॉर्म करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इस सेशन पे कोशिश करूंगा कि लीस्ट नंबर ऑफ कोड के साथ हम किस तरह से ASP MVC के अंदर एक क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या है, तो उसके हवाले से मैं ब्रीफली बता दूं कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ऐसा होता है कि आपको डेटाबेस और साथ ही साथ टेबल ऑलरेडी बनाकर रखनी होती है, और उस डेडिकेटेड टेबल को जो कि मेड होती है ऑलरेडी, उसे आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वक्त एक टेबल है जिसका नाम TBL एम्प्लॉय 1 है। इसमें कुछ मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए हैं, ऑल्दो ये इसके अलावा भी रिकॉर्ड हम अपने प्रोजेक्ट से इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि जब मैं ASP.NET MVC पर जाऊँ तो वहाँ पर ही मैं विजुलाइज भी से करवा सकूँ। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी विजुलाइज है। तो अब हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने वेब पर सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो रखेंगे और ओके प्रेस करेंगे। आप चाहें तो एम्प्टी पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त MVC टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी यहाँ चेक होता है। अगर आप एम्प्टी पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक लगाएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी मेड होते हैं, बने बनाए होते हैं, और साथ ही साथ मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर MVC टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला काम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें 2 क्लासेस बनानी है अपने मॉडल पर। तो इट इज़ अंडर प्रोसेस आई थिंक। अब हम ऐड पे जाएंगे और क्लास ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास होगी, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम यहाँ पर नाम रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया employee.cs, और इसी तरह मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा मॉडल पे, और एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के नाम से इसका नाम हम रखेंगे। तो लिहाजा मैं मॉडल पे दोबारा चलता हूँ। ऑलरेडी जो यहाँ पर क्लासेस बनी हुई हैं हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं MVC टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह है कि उसमें कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय क्लास पर आएंगे, और यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बनानी है। वो प्रॉपर्टीज़ उन एट्रीब्यूट्स पर जो मेरे डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स के नाम है, विच मीन ID, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इसके लिए हम इसकी बॉडी पे आके प्रॉप 2 टाइम टैप प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम बिल्कुल उसी स्पेलिंग से चीज़ें लिखेंगे जो वहाँ पर मौजूद थी। तो लिहाजा हमने ID लिया। उसके बाद है हमारे पास string name, then string address and contact number. ओके, साथ ही साथ हमें यहाँ पर, क्योंकि हम डेटाबेस फर्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लास लेवल पर हमें अपने टेबल का नाम बताना होता है। लिहाजा इसके लिए मैंने टेबल लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टेबल का नाम यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो टेबल 1 नाम है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। टेबल के पास आके कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटेलिजेंस स्कीमा डेटा नोटेशन ऐड करवा लेंगे। उसके बाद हम सेकंड क्लास पे जाएंगे जो कि एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट थी, और इस एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को हम DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल डॉट प्रेस करके डेटा एंटिटी ऐड करवा लेंगे। अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि इस क्लास को बनाने का मकसद क्या है, तो इस क्लास को बनाने का मकसद उस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है जो सिर्फ और सिर्फ SQL से इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, DB कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि अगर हम ये क्लास यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वो तमाम क्वेरीज और लॉजिक बतानी होगी कि एक्चुअली वैल्यूज़ SQL में कैसे जा रही है, कैसे इंसर्ट हो रही है, डिलीट होगी। जो लॉजिक आपको SQL के तरतीब से बतानी होती है, उससे हम बचने के लिए सिर्फ यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो प्रॉपर्टी बनेगी, पब्लिक DB set, और यहाँ पर हम अपनी पहले वाली क्लास का नाम रखेंगे, और एज ए एलियास मैंने इसको एम्प्लॉयज़ नाम दे दिया, गेट सेट। ठीक है, दोनों क्लास हमने बना ली है। बनाने के बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यही रखें जो आपके एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट का नाम है। लिहाजा इसके लिए मैं वेब कॉन्फिग पर आऊँगा, और वेब कॉन्फिग पर आने के बाद यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट तौर पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप एम्प्टी टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं होगा, आपने बनाना होगा। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन लिखा हुआ है, इसको मैंने अपने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट से एक्सचेंज किया। जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ बनी हुई है, हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद हम व्यू पर आएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर, और ये लिखा हुआ है कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ से हम अपनी मशीन का सर्वर नेम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही योर पासवर्ड एंड योर नेम ऑफ द डेटाबेस टेस्ट करेंगे, इट्स ओके प्रेस करेंगे और इस प्रॉपर्टीज़ में आपको वो कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। अगर ये यहाँ शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर जो कनेक्शन आने वाला है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो भी आपको वो यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जहाँ से मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट को हटाया था वहाँ पर पेस्ट किया, और जहाँ पे स्टैटिक मौजूद है वहाँ पर आप अपने एसक्यूएल का पासवर्ड लिखेंगे। तो पासवर्ड लिखने के बाद हमारा ये काम हो चुका है कि हमने 2 क्लासेस बना ली और साथ ही साथ DB फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए मैंने अपने टेबल का नाम भी बना दिया और कनेक्शन स्ट्रिंग भी। प्रोजेक्ट को एक दफा बिल्ड करेंगे Ctrl+Shift+B से, और उसके बाद हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे जहाँ पर अपनी कंप्लीट लॉजिक बताएंगे कि इस टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट हो सकते हैं, व्यू पे कैसे आ सकते हैं एंड फर्दर ऑपरेशन उसमें कैसे हो सकते हैं। तो मैं कंट्रोलर पर आता हूँ, ऐड कंट्रोलर, और अब हम एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे। ऑल्दो अगर आप शुरू से MVC पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। उन अप्रोचेस के अंदर MVC के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ भी CRUD ऑपरेशन मौजूद है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लॉजिक लेनी होती है, टेबल एंड एम्प्लॉय या एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, उसके जरिए से आपकी कंप्लीट CRUD ऑपरेशन का कोड जनरेट हो जाता है। लेकिन पहले जैसे स्टार्टिंग पे मैंने डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्शन अगर आपके पास होती है तो आपको पता होना चाहिए कि विदाउट एनी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप किस तरह से CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं MVC एम्प्टी कंट्रोलर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, और आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट तौर पे यहाँ पर होम के नाम से कंट्रोलर होता है। यही वजह है कि मैं home1 दे रहा हूँ उसका नाम। ओके, तो हमारा कंट्रोलर रेडी है। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके ज़रिए से हम अपने जो मॉडल क्लासेस हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसका नाम कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैंने ऐड करवा दिया, और सबसे पहले जो चीज़ है हमारी वो इंडेक्स की है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जिस टेबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसे आप वेब ब्राउज़र पर यानी MVC के थ्रू विजिबल करवाना चाह रहे हैं। लिहाजा इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ जो रिटर्न हो रही है चीज़ है इस पे जाना है और लिखना है DB डॉट आपकी जो टेबल है एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टेबल है वो लिस्ट के फॉर्म पर आपकी तमाम वैल्यूज को रिटर्न करेगी, और रिटर्न कहाँ करेगी, जब आप अपने एक्शन मेथड का व्यू जनरेट करेंगे। लिहाजा इसके लिए मैं इंडेक्स पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू पे जाऊंगा, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम इंडेक्स पर रिजल्ट को विजिबल करवा रहे होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ भी एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट, तो यही वजह है कि जो टेम्पलेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो लिस्ट करेंगे। तो मैंने लिस्ट लिया, जो हमारे मॉडल क्लास का नाम है वो एम्प्लॉय है, और जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है वो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये 2 क्लासेस थी हमारे पास। ऐड करूंगा, ओके, लिखा आ रहा है ट्राई रीबिल्डिंग द प्रोजेक्ट, तो आपको पहले रीबिल्ड करना होगा, Ctrl+Shift+B। ओके, यहाँ लिखा आ रहा है बिल्ड स्टार्टेड। उसके बाद हम दोबारा से वही काम रिपीट करेंगे। तो मैं ऐड व्यू पे गया, लिस्ट और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि ऑटो यहाँ पर टेम्पलेट के जरिए से वो सारी चीज़ें जनरेट हो गई हैं। टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स थे वो डिस्प्ले नेम पर उनकी हेडिंग आ रही है और डिस्प्ले वैल्यू 4 पर उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ से प्रोग्राम रन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी टेबल विजिबल हो रही है या फिर नहीं। तो मैंने प्रोग्राम यहाँ से रन किया। ओके, तो सक्सेसफुली हमारी टेबल जो है आप देख रहे हैं कि home1 के इंडेक्स पर आ चुकी है, और जो फर्दर ऑपरेशन है वहाँ पर वो अभी इस वक्त एम्प्टी मौजूद हैं। तो पहले हम अपनी लॉजिक बनाएंगे कि क्रिएट न्यू पर किस तरह से एक फॉर्म जनरेट होना चाहिए, और उसके बाद वो रिकॉर्ड जो उस फॉर्म पे इंसर्ट करवाया जाएगा वो उस टेबल पर दिखे। लिहाजा कंट्रोल पर वापस आएंगे, और home1 पर आने के बाद इसी एक्शन मेथड को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम रखते हैं हम क्रिएट, और यहाँ से इस चीज़ों को हम हटा देंगे, कॉपी करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTTP पोस्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि MVC के अंदर जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं व्यू के सबमिट पे क्लिक पर, तो हमारा जो HTTP गेट होता है वो व्यू जनरेट कराता है, और उस व्यू जनरेट पर जो बटन क्लिक पर या सबमिट पर या वट एवर कोई भी कंट्रोलर तुमने लिया हुआ है उसमें जो चेंजेस तुम चाह रहे हो वो हमारा HTTP पोस्ट क्रिएट करके दे रहा होता है। तो यही वजह है कि मैंने सेम नाम से 2 अलग अलग यहाँ पर एक्शन मेथड बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजेस करनी होगी हमें। तो इस चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉय क्लास को कॉल करेंगे, और मैंने इसका नाम रख दिया VAL। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल एलियाज इसे दे सकते हैं। अब इसके जरिए से तो हम व्यू जनरेट करा देंगे रिकॉर्ड को, लेकिन जब रिकॉर्ड इंसर्ट किस तरह होगा वो लॉजिक हमें इस क्रिएट की बॉडी के अंदर बताना है। लिहाजा इसके लिए
हम सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद जो OBJ यानी जो आपकी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप मैच कराएंगे अपने VAL जो वेरिएबल आपने बनाया हुआ एम्प्लॉय के उसके साथ, यानी जो टेबल पर एट्रीब्यूट है और जो आपके एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट है वो दोनों मैच होने चाहिए। जब तक वो दोनों मैच नहीं होंगे तो आपके टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकेगा। तो नेम को कॉल किया मैंने, और इसी तरह जो VAL के नाम से वेरिएबल बनाया उससे भी मैंने नेम ले लिया। तो इसी तरह मैं एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी लूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, सिमिलरली दिस। जब ये तमाम चीज़ें वैल्यू चले जाएंगी तो जो DB में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर हमें इसे ऐड करवाना है, और ऐड की वैल्यू किस में मौजूद है, OBJ में, क्योंकि उसी के ज़रिए से हम चीज़ों को मैच करवा रहे हैं। और जब चीज़ें ऐड हो जाएं तो जो भी चेंजेस हुई हैं उसको सेव करवाना होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे db.save changes, और उसके बाद जहाँ पे भी तुम्हें रिटर्न करवाना है, क्योंकि मैंने क्रिएट पे ही रिटर्न करवाया है लिहाजा ये कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं होगा, आप चाहें तो रीडायरेक्ट भी से करवा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक हो गई किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करने की बाय यूजिंग एम्प्लॉय टेबल। लिहाजा इसके बाद क्रिएट पर राइट क्लिक करके मैं इसका व्यू जनरेट करूंगा। वाज़ेह है जब भी हम व्यू बनाते हैं HTTP गेट से बनाते हैं, और जब आप किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो डिफॉल्ट तौर पे HTTP गेट ही है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम क्रिएट लेंगे क्योंकि मैं क्रिएट के लिए बना रहा हूँ। टेबल का नाम एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह वैसे ही रहेगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारा व्यू जनरेट होगा इंडेक्स के व्यू से प्रोग्राम रन करेंगे और फिर क्रिएट न्यू पर क्लिक करके देखेंगे कि हमारा व्यू जनरेट हो रहा है वैसे या नहीं। लिहाजा मैं इंडेक्स पर आता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर आप कंट्रोलर से डायरेक्टली रन करेंगे तो बार बार आपको ऊपर URL पे लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली आप किस कंट्रोलर के व्यू पे जाना चाह रहे हैं। तो यही वजह है कि मैं हमेशा व्यू पर आता हूँ, वहाँ से प्रोग्राम को रन करता हूँ ताकि मुझे ऊपर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इंडेक्स के व्यू पर मौजूद हूँ, क्रिएट न्यू पर मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि हमारा फॉर्म उसी जो एट्रीब्यूट हैं जो मेरे एम्प्लॉय में मौजूद है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और RS और मैंने एक रैंडमली नंबर लिख दिया। क्रिएट पे क्लिक करूँगा और आप देख रहे हैं कि अभी तक मैं क्रिएट पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न व्यू वही करवाया हुआ था। अब मैं इसकी जगह इंडेक्स लिखता हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड ऐड हो चुका है RS का। साथ ही साथ टेबल पे भी जाके देखते हैं, अभी तक 3 मौजूद हैं यहाँ पर। मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया एंड हियर इट इज़। तो आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे टेबल पर वो चेंजेस आई बल्कि साथ ही साथ हमारे व्यू पे भी टेबल पे चेंजेस आ चुकी हैं। अब बारी आती है एडिट की। तो एडिट के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि क्रिएट पे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि एडिट पे होता है क्या। एडिट के व्यू पर जो रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी इंसर्टेड होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो हम इस इंसर्टेड रिकॉर्ड को एक फॉर्म पर पहले लेकर आना चाहते हैं। जब मैं लेकर आऊंगा तो दोबारा से लॉजिक वही बन जाती है जो क्रिएट की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप उसमें चेंजेस करें या ना करें दोबारा वैल्यू उसी आईडी पे जाकर क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जिस तरह से हमने इस क्रिएट के लिए HTTP गेट और पोस्ट बनाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं नीचे आता हूं, उसे पेस्ट करता हूं और अब मैं यहां लिखूंगा एडिट। तो एडिट हमेशा यूज करने के लिए हमें आईडी की जरूरत होती है, क्योंकि जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसी वैल्यू को हमें फैच करके फॉर्म पे लेकर आना है। लिहाजा इसका पैरामीटर होगा इंटीजर आईडी, और इसी तरह हम एम्प्लॉय क्लास को एज अ एलियास यहाँ OBJ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अब मैं HTTP पोस्ट के लिए भी काम करता हूँ। तो HTTP पोस्ट एंटर, सेम मेथड को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और अब यहाँ पर हम इसका नाम वेल कर देते हैं। बाकी जब हम इस पर काम करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आईडी के रिस्पेक्ट से वैल्यू को फैच करके फॉर्म पर लेकर आना है। लिहाजा इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं EMP के नाम से, और मैंने कहा db.employees.where। वेयर क्लाउज लगाने के बाद हम यहाँ पर s such that s.id जो आपकी टेबल की आईडी है वो बराबर होनी चाहिए उस आईडी की जो फंक्शन के थ्रू आप पास कर रहे हैं। जो आईडी आपने पास कर दी उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सिंगल और डिफॉल्ट यानी फर्स्ट और डिफॉल्ट के फॉर्म पर वापस आ जानी चाहिए, और जो वैल्यू आई है वही हमारे प्रोग्राम पे रिटर्न होनी चाहिए। लिहाजा जहाँ पर रिटर्न व्यू एम्प्टी लिखा हुआ है उसकी जगह मैं EMP लिख दूंगा। ठीक है, तो इसके जरिए से हमारी इंसर्टेड वैल्यू फॉर्म पर वापस आ चुकी है। अब उसमें चेंजेस करने के बाद जो सबमिशन होगी वो मैं HTTP पोस्ट पे बताऊंगा। लिहाजा पोस्ट पे सबसे पहले जो आईडी है, अगर आपने स्ट्रिंग ली हुई है, ऑल्दो मैंने इंटीजर ही लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सम टाइम हमारी जो वैल्यू होती है वो नलेबल होती है या दूसरे फॉर्म पर होती है, तो आप उसको कन्वर्ट करके इंटीजर भी कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए कन्वर्ट टू इंट 32 किया मैंने उस वैल्यू को,
और val.id, ठीक है। val यहाँ पर जो है वो एज ए एलियास किसकी है, एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय जो हमारी टेबल क्लास है उसके 3-4 एट्रीब्यूट हैं वो सारी एक्सेसिबल है इसके थ्रू। उसके बाद हम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वही जो क्रिएट पे जैसे काम किया था हमने। तो बेहतर ये होगा कि यहाँ से मैं तमाम कोड को कॉपी कर लूँ और इसके नीचे हम पेस्ट कर दें। तो नेम अपनी जगह वैसे ही रहा, एड्रेस भी वैसे ही रहा, कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे ही रहा, और जो ऐड हो रहे हैं वो भी अपनी जगह वैसे ही रहेगा। एट लास्ट जहाँ पर सेव चेंजेस हो रही हैं इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, db.entity ऑफ obj.state, और इसकी जगह हम एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। तो एंटिटी स्टेट मॉडिफाइड के जरिए से या डिलीट के जरिए से जब आप रिकॉर्ड डिलीट कर रहे होते हो या ऐड कर रहे होते हो तो एक तरीका ये होता है कि आप एंटिटी स्टेट के जरिए से जो चेंजेस करना चाह रहे होते हो वो आप कर सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड लिखा है, आप कंट्रोल स्पेस करके देखेंगे तो आपको वो तमाम ऑपरेशन मिलेंगे जो कोड के अंदर नॉर्मली होते हैं। तो इसके जरिए से भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मॉडिफाइड इसलिए किया क्योंकि हमें एडिट करना है, और एट लास्ट उसके बाद आप जहाँ रिटर्न कराना चाहते हो वो आप रिटर्न करवा सकते हो। तो डीबी सेफ के बाद हमें ऐड के बाद हमें सेव चेंजेस करानी है, और सेव चेंजेस करवाने के बाद हम जहाँ पे भी रिटर्न करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। लिहाजा अब मैं http गेट से व्यू जनरेट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, और अब जो हम टेम्पलेट लेंगे वो एडिट के लिए लेंगे। लिहाजा इसके लिए मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ से हम अपनी क्लास एम्प्लॉय लेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये एडिट का व्यू जनरेट हो चुका है हमारा। अब मैं इंडेक्स की व्यू से आता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि हमने ना सिर्फ अपने टेबल को व्यू पे लाया बल्कि हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं, और हम देखेंगे कि एडिट पर क्लिक करने के बाद हमारे रिकॉर्ड ना सिर्फ फैच हो रहे हैं बल्कि क्या चेंजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है मैं इसी को चेंज करता हूँ। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि जो इंसर्टेड रिकॉर्ड था वो फॉर्म पर वापस आ चुका है। तो मैंने फॉर एग्जांपल नेम चेंजेस की और हारिस को जुनेद पे कन्वर्ट किया, सेव पे क्लिक करूंगा, और ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक। ओके, तो ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा अनइफेक्टेड नंबर ऑफ रॉज, यानी इसको वो वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही हैं जिस पे वो उसको इफेक्ट करे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमारी गलती ये थी कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू से हमने आईडी को फाइंड नहीं किया हुआ है। जब तक वैल्यू आईडी फाइंड नहीं होगी उस स्पेसिफिक जगह पर जाके चेंजेस नहीं कर पाएगी जहाँ पर आईडी तुम लेकर आए हो। जैसे हम यहाँ से आईडी को लेकर आ रहे हैं उसी आईडी पर ही हमें वैल्यू को चेंज करनी है ना। लिहाजा इसके लिए हम इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल करेंगे db.employees find id से। तो जो आईडी फाइंड हुई है उसी में ये चेंजेस एक्सेप्ट करो, मॉडिफाइड करो और फिर सेव करो, ठीक है, बिल्कुल न्यू ना बनाओ। तो अब मैं प्रोग्राम को इंडेक्स की व्यू से दोबारा लाता हूँ और चेक करते हैं। ओके, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि जब मैंने दोबारा चेंजेस की कोशिश की थी तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम दोबारा उसको रेक्टिफाई कर चुके हैं, लिहाजा मैं एडिट पे जाता हूँ और इस हारिस को अब मैं असलम करता हूँ और फिर सेव करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। और बिल्कुल ये चेंजेस अब हो रही हैं, ठीक है, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है और ये चेंजेस यहाँ पर हो गए। तो इसके साथ ही साथ हमने एडिट को भी देख लिया कि एडिट का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। अब हमारे पास मजीद 2 ऑपरेशन रहते हैं, एक है डिटेल और एक है डिलीट, ठीक है। जैसे अगर मैं व्यू पे देखूं तो डिटेल पे क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है वो आपके सामने विजिबल हो जाता है और डिलीट से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। लिहाजा इसके लिए हम इस एक्शन मेथड को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिटेल लिखना है और उसके बाद हम जो आईडी लेंगे उसके ज़रिए से हमें डिटेल चाहिए। जिस तरह आईडी के ज़रिए से एडिट की जा रही है उसी तरह आईडी के ज़रिए ही से हमें क्या पता चलेगा, उस इंसर्टेड रिकॉर्ड के डिटेल का पता चलेगा। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले तो हम कंडीशन देते हैं कि अगर आईडी की वैल्यू नल होगी तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो नल पे यकीनी तौर पे हम एक एरर रिटर्न करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया tbl new employee डॉट फाइंड बाय आईडी, और जब ये आईडी फाइंड हो जाए
तो फिर तुम्हें दोबारा बताना है कि टेबल की वैल्यू तो नल नहीं है। अगर टेबल की वैल्यू नल है तो विच मीन यहाँ पे भी कोई चीज़ रॉन्ग है। लेकिन अगर टेबल की वैल्यू फाइंड होने के बाद नल नहीं आ रही है तो तुम क्या करोगे, उसी टेबल के वेरिएबल को रिटर्न करा दोगे। तो व्यू पे मैं आऊँगा और जहाँ पर ये EMP लिखा हुआ है वहाँ पर मैं TBL लिख दूंगा। तो फाइंड में F कैपिटल होना चाहिए। ओके, आज वही में गलती हो रही है, तो db.employees.find होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ID की वैल्यू नल होती है तो इसके लिए हम एरर जनरेट कराते हैं, रिटर्न न्यू HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट, और इस पे जाने के बाद हम HTTP स्टेटस कोड डॉट और एट लास्ट हम टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ये कंडीशन दी कि अगर आईडी की वैल्यू नल होगी तो तुम्हें क्या करना है, और अगर आईडी की वैल्यू वैलिड है, कोई भी नंबर है, तो उस चीज़ को तुम डायरेक्टली कंडीशन पे लेके क्या करा दोगे, रिटर्न करा दोगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय टेबल की आईडी भी नल आई तो भी आपको क्या करना है, एक एरर शो करना है। तो लिहाजा इसके लिए हम रिटर्न करा देंगे HTTP नॉट फाउंड, ठीक है, जो कि एक एरर प्रोड्यूस करके शो कर देगा कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वगरना जो स्पेसिफिक लॉजिक है वो इस लाइन और इस लाइन पर बेस करती है। अगर आप सिर्फ ये और ये भी लिखेंगे तो ट्रू कंडीशन पे ये आपको वही आउटपुट रिटर्न करेगा जो स्पेसिफिक हमारी लॉजिक है। लिहाजा इसके बाद हम डिटेल पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू बनाएंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक में कोई चेंजेस होती नहीं है। यही वजह है इसमें HTTP गेट या पोस्ट पे कोई कंडीशन नहीं होती। जो हमने एक्शन मेथड बनाया है वो गेट पे ही हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। राइट क्लिक करूँगा और डिटेल पर जाऊँगा और यहाँ से हम एम्प्लॉय टेबल लेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो अब हम दोबारा चलते हैं इंडेक्स की व्यू से और इस चीज़ को चेक करते हैं कि डिटेल से हमें उसका आउटपुट दिख रहा है या फिर नहीं। ओके, तो इंसर्टेड रिकॉर्ड पे मैं डिटेल पर क्लिक करता हूं और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने डिटेल पर क्लिक किया तो ना सिर्फ यहाँ पर वो आईडी पास हुई बल्कि जो इंसर्टेड रिकॉर्ड थे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गए। तो अब हम फाइनल ऑपरेशन की तरफ चल रहे हैं, वो है हमारे पास क्या, डिलीट, ठीक है। तो जिस तरह से आईडी के जरिए से आपने एडिट किया है, आईडी के जरिए से आपने डिटेल देखी, इसी तरह से आईडी के जरिए से आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने कंट्रोल पे वापस चलते हैं और एक एक्शन मेथड क्रिएट करेंगे और मैं इसका नाम रखता हूँ डिलीट। तो जिस तरह से हमने आईडी एडिट में पास की थी इसी तरह डिलीट में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी बना है हम डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेते हैं। नेम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, db.employees.remove। तो जिस तरह से मैं ऐड करा रहा था अब मैं उसी चीज़ को रिमूव कराऊंगा जो OBJ में मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इसे रिमूव करवाया। रिमूव करवाने के बाद जिस तरह ऐड करवाने के बाद सेव चेंजेस करवाते हैं इसी तरह आप रिमूव करवाने के बाद भी सेव चेंजेस कराओगे और एट लास्ट जहां पे भी तुम रिटर्न कराना चाहते हो वहां करवा सकते हो। तो मैं रिटर्न कराना चाहता हूं दोबारा से इसे कहां पर, इंडेक्स पर, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये लॉजिक एंड होती है कि जो आईडी फाइंड कर रहे हो उसको रिमूव करके सेव करो और सेव करने के बाद दोबारा उसको इंडेक्स में भेज दो, ठीक है। तो डिलीट पर हमें व्यूज बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट इस एक्शन मेथड पर आप जैसे ही आएंगे वो अपनी फंक्शनैलिटीज क्रिएट कर लेगा। लिहाजा इंडेक्स पे राइट क्लिक करके आकर यहाँ प्रोग्राम को रन करूंगा और उसके बाद फंक्शनैलिटीज देखते हैं। ओके, तो ये जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ। आप देखें कि वो ना सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट हुआ बल्कि साथ ही साथ में होम वन के इंडेक्स के व्यू पे मौजूद हूँ। मैं इसे भी डिलीट कर सकता हूँ एंड सो ऑन, जितने रिकॉर्ड हैं वो डिलीट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली देखा कि जो CRUD का जो ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पर ना सिर्फ उसको व्यू पे लेकर आया बल्कि हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद एडिट किया, एडिट करने के बाद डिटेल देखी और डिटेल करने के बाद हमने डिलीट भी उसे करके देखा। अब चलेंगे हम फाइनल वर्क की तरफ और वो है सर्चिंग, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए बड़ी आसान सी लॉजिक है, जहां पर हमारा जो कंप्लीट टेबल है जो व्यू पर आ रहा है वहां पर हमें कुछ पैरामीटर प्रोवाइड करने होंगे और उसके बिहाफ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली किस तरीके से यूजर को सर्च करने की फंक्शनैलिटीज आपने देनी है। लिहाजा इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं सर्च बाय और इसी तरह एक वेरिएबल बनाते हैं सर्च, ठीक है। और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं इफ सर्च बाय इक्वल टू नेम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कंडीशन पे यूजर को एक फीचर दूंगा कि वो नेम से सर्च कराना चाहता है या किसी और दूसरे एट्रीब्यूट से जो उस टेबल पे मौजूद है। लिहाजा इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल में कहा मैंने कि db.employees.where emp such that emp.name equal to search, ठीक है। और इसी तरह
हम एक और की कंडीशन बनाएंगे यहाँ पर, और इसी तरह मैंने बता दिया सर्च इक्वल टू नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है तो उसके रिस्पेक्ट से सर्च करो नेम के, और अगर उसमें कुछ भी नहीं है यानी नल है तो उसके बिहाफ पे भी तुम लिस्ट को रिटर्न करो। तो इसके लिए मैंने और के बाद सर्च इक्वल टू नल लिखा है, और उसको हम दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पर रिटर्न मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे रिटर्न व्यू ऑफ मॉडल, दैट्स इट। तो जिस तरह इफ की कंडीशन मैंने बनाई है इसी तरह मैं एल्स की कंडीशन बनाता हूँ, और एल्स में फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर से कर लें, जो भी एट्रीब्यूट है आपके, या उससे आप कर लें। तो सेम यहाँ पर जो लॉजिक मौजूद है मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट करूंगा, और जहाँ पर नेम लिखा हुआ है इसकी जगह आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर कर लिया, बाकी चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी लॉजिक हो गई। अब इंडेक्स के व्यू पर जाके यूजर को हमें टेक्स्ट बॉक्सेस देना है और साथ ही साथ रेडियो बटन भी देना है, ताकि यूजर जिस पे रेडियो बटन पर चेक लगकर सर्च कर रहा है उसी बिहाफ पर सर्चिंग हो उसकी। तो इंडेक्स के व्यू पे चलता हूं, जो ओवरऑल हमारी लॉजिक मौजूद है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पी का टैग बनाते हैं, और उस पी के टैग के अंदर हम फॉर्म जनरेट करेंगे, और फॉर्म जनरेट करने के बाद यूजर को फीचर देंगे रेडियो बटन के साथ कि वो किस पे चेक लगा रहे हैं। तो ये वो कोड है ओवरऑल। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स एक्शन मेथड का नाम है, और होम वन मेरे कंट्रोलर है। गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं व्यू पे डेटा को ला सकूँ। एक रेडियो बटन बनाया मैंने सर्च बाय नेम के लिए, और एक रेडियो बटन मैंने बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में मैंने सर्च दिया हुआ है, और ये हमारा वो बटन है जिसके जरिए से सर्च फंक्शनैलिटीज चलेंगी, जिसकी लॉजिक मैंने इंडेक्स एक्शन मेथड पर बताया है। लिहाजा प्रोग्राम को यहाँ से हम रन करते हैं। ओके, तो नेम पर चेक लगाया मैंने, और उसके बाद हमने सर्च किया अली, सर्च पे क्लिक करते हैं एंड हियर इट इज। ठीक है, इसी तरह बैक करते हैं। बैक करने के बाद कॉन्टैक्ट पर मैंने सर्च लगाया, और फॉर एग्जांपल 965 सर्च एंड हियर इट इज। तो ये ओवरऑल हमारा ये सेशन था जिसके अंदर हमने देखा कि एक सिंप्लीफाइड तरीके से, जहां पर हम पूरी लॉजिक को नहीं, दोनों ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और एक कंप्लीट क्रूड ऑपरेशन क्रिएट किया विद इंक्लूडिंग द सर्च फंक्शनैलिटी।